च्यवनप्रूड। ये कहानी मनोला ग्रह की है जहां पर मार्शल आर्ट, जादू और ध्यान लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको कोई भी आकर कुचल सकता है। इस दुनिया के अंदर जिस आदमी के पास ताकत नहीं है वह आदमी कीड़े के समान है जिस पर ताकतवर इंसान राज करते हैं। एक घने जंगल के अंदर 18 वर्षीय लड़का 17 साल की लड़की और उसके 11 वर्षीय भाई को अपने दोनों कंधों पर उठाकर तेजी से भाग रहा था। उस लड़के के कपड़े कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बल्कि उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे, पर वह जिस लड़की को उठाकर भाग रहा था वह स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। उस लड़की का रंग दूध की तरह गोरा था, बाल बंधे हुए और कमर लचीली थी, पर इस वक्त उस लड़के के हाथ उस लड़की की लचीली कमर को गंदा कर रहे थे। उस लड़की का नाम कनिका था। कनिका भागते हुए रुद्र को देखकर हैरान थी। तभी कनिका के 13 वर्षीय भाई ने, जिसका नाम समर वर्मा था, उसने रुद्र को देखते हुए घृणा से कहा, गुलाम, हमें जल्दी से नीचे उतार। रुद्र समर की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वह तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जब समर देखता है एक गुलाम मुझे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। समर ने रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू यंग मास्टर के आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। तभी कनिका ने अपनी मधुर आवाज में कहा, रुद्र, तुम तो मर गए थे जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। उस वक्त तुम मरने की गागर पर थे, फिर तुम जिंदा कैसे हो? पर तभी कनिका को कुछ याद आता है। आज से पहले कनिका को कभी किसी लड़के ने इस तरह नहीं छुआ था। रुद्र का हाथ धीरे धीरे कनिका की कमर से फिसलता हुआ नीचे जा रहा था। कनिका ने रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। पर रुद्र समर की तरह ही कनिका की बात को भी नजरअंदाज कर देता है। पर कनिका यहीं पर नहीं रुकती, वह झटपटाने लगती है और बार बार रुद्र को उसे छोड़ने के लिए कहती है। आखिरकार रुद्र परेशान होकर कनिका को अपने कंधे से नीचे गिर देता है। रुद्र का चेहरा गंभीर था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कनिका भी हैरान थी कि रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है। रुद्र तो ऐसा नहीं था, पर इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था। कनिका ने रुद्र से कहा, अभी भी वक्त है, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। जिस पर रुद्र ने गुस्सा होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें मरने के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वहां पर जाकर उन 7वें स्तर के लुटेरे को मार सकती हो? अगर हाँ तो तुम वहां पर खुशी खुशी जा सकती हो। रुद्र की बात सुनकर कनिका की आंखें नम हो जाती है और उसे वह सब कुछ याद आने लगता है जो उसके परिवार के साथ हुआ था। कनिका के सामने ही उसके पूरे परिवार को जलाया जा रहा था। बस कनिका एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने परिवार को मारते हुए देख रही थी। दरअसल कनिका के परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था। लुटेरों ने अचानक से हमला करा था, जिस वजह से कनिका के परिवार वाले काउंटर अटैक नहीं कर पाए थे। कनिका अपने परिवार को बचाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कनिका के सामने उनके परिवार का प्रोटेक्टर आ जाता है। हर परिवार का प्रोटेक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उस प्रोटेक्टर का नाम अंगद था। अंगद ने कनिका को जल्दबाजी में कहा, मिस, हमें यहाँ से चलना होगा, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। अंगद कनिका के भाई समर को भी अपने साथ लेकर आ गया था। भले ही समर 13 साल का था, पर उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। समर ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, अंगद सही कह रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। उन दोनों की बात सुनकर कनिका ना चाहते हुए भी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंगद जंगल के रास्ते से उन दोनों को जल्द से जल्द लुटेरों से दूर लेकर जा रहा था। तभी अंगद को बहुत से कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब अंगद पीछे देखता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। काले कपड़े पहने हुए 5 से 6 लुटेरे उन तीनों का पीछा कर रहे थे। वे सभी लुटेरे अंगद से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जिस वजह से उनकी स्पीड उन तीनों से ज्यादा थी। वे सभी लुटेरे किसी भी वक्त उन तीनों के पास पहुंचने ही वाले थे। तभी अंगद रुकता है और वह कनिका और समर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। पर कनिका ने अंगद से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, हमारे परिवार के सारे लोग मारे गए, अब मैं और किसी को नहीं मरने दूंगी। समर ने कहा, कनिका ठीक कह रही है, अगर आज हमें इन लुटेरों का सामना करते वक्त मारना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अंगद ने परेशान होते हुए कनिका से कहा, मिस, क्या आप भूल गई? आपने अपने पिताजी से क्या वादा किया था? आप किसी भी हालत में अपने परिवार की मार्शल आर्ट को इन लुटेरों के हवाले नहीं कर सकती। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है, ये सभी लुटेरे आपके परिवार की मार्शल आर्ट के पीछे हैं। अंगद की बात सुनने के बाद भी कनिका और समर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि आज उन दोनों ने कसम खा ली हो, या तो वे आज मर जाएंगे या फिर उन लुटेरों को मार देंगे। पर अंगद ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इन लुटेरों का सामना करना आत्महत्या से कम नहीं है। वे कुछ भी कर ले, अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, वे फिर भी इन लुटेरों का सामना नहीं कर पाएंगे। तभी अंगद के सामने खड़े लुटेरे में से जो सबसे आगे खड़ा था और वह देखने में इन सभी लुटेरे का लीडर लग रहा था, उसने अपने एक साथी से कहा, इस लड़की को पकड़ कर ले आओ।
उन सभी लुटेरों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने मुंह को भी पूरी तरह कवर कर रखा था। उन सभी लुटेरे की चाल भाव और बात करने के तरीके से वे सभी लुटेरे अपने इस काम में बहुत ज्यादा माहिर लग रहे थे। वे सभी लुटेरे 7वें स्तर पर थे जबकि अंगद 5वें स्तर पर था। भले ही अंगद और उसके सामने खड़े लुटेरे में सिर्फ 2 ही स्तर का फर्क था, पर यह अंतर काफी बड़ा था। अंगद तो उन सभी लुटेरे में से एक लुटेरे का भी सामना नहीं कर सकता था और उसके सामने तो इस वक्त 6 लुटेरे थे। अंगद कनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वह लुटेरा अंगद के पास पहुंचता है, अंगद उस लुटेरे को अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए मारने की कोशिश करता है, पर वह लुटेरा अपने एक ही हाथ से अंगद के हमले को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से अंगद के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। भले ही अंगद का शरीर भारी भरकम था, पर 7वें स्तर के आगे वह कुछ नहीं था। उस लुटेरे के एक ही मुक्के में अंगद देर हो गया और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा था। तभी लुटेरों के लीडर ने कहा, जल्दी करो, हमारे पास इन सभी के साथ खेलने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है, हमें इस लड़की से वह मार्शल आर्ट लेकर यहाँ से निकलना है। अपने लीडर की बात सुनकर वह लुटेरा कनिका के पास जाने लगा, जहाँ कनिका भी उस लुटेरे को अपने पास आते हुए देखकर उस लुटेरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी उन सभी लुटेरों के पीछे से हवा को चीरता हुआ एक लड़का आता है और वह उन सभी लुटेरों के सामने से ही रोशनी और उसके भाई को अपने कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। उस लड़के की हाइट 5 फुट 1 इंच के आसपास थी और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। वे सभी लुटेरे रुद्र का पीछा करना चाहते थे, पर अंगद उन सभी के सामने आकर खड़ा हो गया था और वह किसी भी लुटेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था। तभी कनिका अपने भाई की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आती है, जो रुद्र से कह रहा था, अबे ओ, मुझे कौन नीचे उतरेगा। असल में रुद्र ने कनिका को तो नीचे उतार दिया था, पर उसने अभी तक समर को नहीं उतारा था। रुद्र को समर का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रुद्र ने कहा, बच्चे चुप हो जा, क्या तुझे अपनों से बड़े के साथ बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। जिस पर समर ने कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू गुलाम होकर यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। असल में कनिका और समर वर्मा परिवार से है, जो कि एक राज परिवार है और राज परिवार के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। जिस भी परिवार के अंदर जितने ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वह परिवार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है और उस परिवार की उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है, या फिर कह सकते हैं वह परिवार पूरे शहर को नियंत्रित करता है। समर राज परिवार के मुखिया का बेटा था और कनिका उसकी सगी बहन थी, पर उनके परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था, जहां कनिका के परिवार के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी उन लुटेरा को नहीं रोक पाए और उन लुटेरों ने कनिका के माता पिता को मार दिया। समर 13 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था, जहां समर की जिम्मेदारी का सारा भार कनिका के ऊपर आ गया था। कनिका के पिता ने मरने से पहले कनिका को बताया था, सभी लुटेरे उनके खानदान की पुश्तैनी मार्शल आर्ट के पीछे हैं, कनिका को कुछ भी करके उस मार्शल आर्ट को उन लुटेरों के हाथों में नहीं लगने देना। फिलहाल तो रुद्र उन सभी लुटेरों से कनिका और रुद्र को बचाकर ले आया था, पर वे सभी लुटेरे उन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते थे। रुद्र ने अभी भी समर को नीचे नहीं उतरा था, जहां समर ने दोबारा से रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, गुलाम, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे नीचे उतार दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा राज परिवार खत्म होने की कगार पर है और तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई। अगर तू मेरे साथ इसी तरह बातें करता रहा तो मैं तेरी तस्वीर पर मारकर तुझे सजा दूंगा, रुद्र ने उसी के लहजे में समर से कहा। रुद्र की बात सुनकर समर भूखला गया था, जहां पहले जो गुलाम उसके सामने नजरें मिलाने से भी डरता था, आज वही गुलाम उससे इस तरह बात कर रहा था। समर ने कहा, तुझे अपने परिवार में रखना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने तेरे ऊपर तेरस खाकर तुझे अपने परिवार में रहने के लिए जगह दी और अब तू उसी परिवार के यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। रुद्र इतनी देर से समर की बात सुनकर पक गया था, पर अब उसे रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। रुद्र समर को उल्टा करता है और उसकी तस्वीर अपने हाथ का चाटा दे मारता है और इसी के साथ पूरे जंगल में चट की आवाज गूंज जाती है। समर को सबक सिखाने के बाद रुद्र समर को छोड़ देता है। रुद्र से मार खाने के बाद समर बिल्कुल शांत था और वह उससे बिना कुछ बोले अपनी बहन के पास चला जाता है। अपनी बहन के पास जाने के बाद समर उसकी गोद में अपना सर रखकर रोने लगता है और अपनी बहन से रोते हुए कहता है, कनिका, आज इस गुलाम की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। कनिका को भी रुद्र की इस हरकत से गुस्सा आ गया था। कनिका बोली, रुद्र, तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी, तुम राज परिवार के लड़के को कैसे मार सकते हो। जिस पर रुद्र ने कहा, ये यंग मास्टर के लिए बहुत छोटी सजा है, हमें अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। हम इस वक्त आपके आरामदायक घर में नहीं बल्कि जंगल के अंदर है और हमें हमारे दुश्मन किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर कनिका चुप हो जाती है, जहां रुद्र पीछे मुड़ता है और आगे की तरफ देखने लगता है।
कनिका ने रुद्र को देखते हुए अपने आप से कहा, क्या मेरे सामने वही रुद्र खड़ा है जो सबसे ज्यादा डरपोक हुआ करता था, किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, जो किसी के साथ नजरें भी नहीं मिला सकता था। आज उसने राज परिवार के यंग मास्टर को मारा। तभी कनिका को कुछ याद आता है। उस बात को याद करके कनिका ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम तो बहुत ज्यादा घायल थे और तुम किसी भी वक्त मर सकते थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे? कनिका की बात सुनकर रुद्र उस पल को याद करने लगता है। असल में इस वक्त रुद्र के शरीर में जो आत्मा थी वह रुद्र की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट आदित्य की थी। रुद्र तो 18 घंटे पहले ही मर चुका था। रुद्र आसमान की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आखिरकार कौन है ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आदित्य, और आदित्य की आत्मा 18 वर्षीय रुद्र के शरीर में क्या कर रही है? रुद्र कनिका और समर को क्यों बचा रहा है, और क्या वे सभी लुटेरे कनिका से उसकी पुश्तैनी मार्शल आर्ट ले पाएंगे? चटूक धोखा। कनिका रुद्र को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उन लुटेरों ने रुद्र को इतना ज्यादा घायल कर दिया था। रुद्र का जिंदा बच पाना नामुमकिन था, और अगर रुद्र किसी तरह अपने आप को मरने से भी बचा लेता तो वह इतना ज्यादा घायल था, उसके घाव को हील होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता। पर इस वक्त रुद्र को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। कनिका की बात सुनकर रुद्र आसमान की तरफ देखने लगता है। रुद्र अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट था जिसे कोई नहीं हरा सकता था, बल्कि पूरी दुनिया के 7 मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, और उन सभी को स्वर्ग के देवता की उपाधि दी गई थी। वे सभी भी रुद्र से बहुत ज्यादा डरते थे। पर एक दिन रुद्र का सबसे खास स्टूडेंट उन सभी 7 राजाओं के साथ मिलकर रुद्र को धोखे से मार देता है, क्योंकि वह रुद्र से वह स्क्रोल पाना चाहता था जिसके अंदर लिखी हुई सभी स्किल सीखकर इतना ज्यादा ताकतवर बना जा सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने इतने ज्यादा खास स्टूडेंट से धोखा खाने के बाद रुद्र बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, पर वह मरने से पहले उस स्क्रोल को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिस वजह से वह स्क्रोल ना ही रुद्र के स्टूडेंट को मिल पाता है और ना ही उन 7 राजाओं को जो रुद्र को मारने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। मरने के बाद जब रुद्र की आंख खुली, उसने अपने आप को 18 या 19 साल के दिखने वाले लड़के में पाया। रुद्र अपने आप को जवान लड़के में देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में 32 साल का था। पहले तो रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वह कुछ ही समय में समझ गया। किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है अपने आप को ताकतवर बनाने और बदला लेने के लिए। जब रुद्र ने अपने नए शरीर की जांच की तो उसे पता चला वह अभी पहले स्तर पर भी नहीं है। इस बारे में जानकर रुद्र बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट हुआ करता था और इस जिंदगी में वह अपने पहले स्तर पर भी नहीं है। रुद्र को उस समय अपने पास एक घायल लुटेरा दिखाई दिया था जो अधमरी हालत में था। जब रुद्र ने खड़े होने की कोशिश की तो उसे पता चला वह भी बहुत ज्यादा घायल है। रुद्र उस लुटेरे के पास जाता है और उस लुटेरे के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिस वजह से उस लुटेरे की सारी एनर्जी रुद्र के शरीर में आने लगती है। इस मेथड का इस्तेमाल करके उस लुटेरे के अंदर से एनर्जी बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा करूर था, पर रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पिछली जिंदगी में इससे भी करूर काम कर चुका था। उस लुटेरे के शरीर से एनर्जी लेने के बाद रुद्र उस एनर्जी को स्टेबल करता है। हालांकि इस मेथड का इस्तेमाल करके रुद्र एक ही रात में पहले से 5वें स्तर पर पहुंच गया, पर रुद्र ताकतवर बनने के लिए इस मेथड का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रुद्र खड़ा होता है और जंगल से बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में कनिका दिखाई देती है। कनिका का चेहरा देखकर रुद्र को अपनी जिंदगी की सारी यादें याद आने लगती है। अभी रुद्र अपनी यादों में ही खोया हुआ था, तभी उसे कनिका की आवाज आए, रुद्र क्या हुआ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कनिका की आवाज सुनकर रुद्र अपनी सोच से बाहर आता है और कनिका के पास जाकर कहता है, बस किस्मत से बच गया, और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। और हाँ, मुझे लगता है वे लुटेरे हमें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। कनिका बोली, तुम ठीक कह रहे हो, वे सभी लुटेरे इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं और वे हमें ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। कनिका की बात सुनकर रुद्र शांत हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कनिका से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन सभी को इसी जंगल में मारेंगे। रुद्र की बात सुनकर कनिका हैरान थी, क्योंकि लुटेरे को मारने की बात वह कर रहा था जो कि खुद पहले स्तर पर भी नहीं था। कनिका और समर दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि रुद्र पहले स्तर पर भी नहीं है। रुद्र की बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, कनिका, लगता है हमें अपने गुलाम को सबक सिखाना पड़ेगा, आजकल ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। समर अभी 13 साल का था, पर समर के अंदर राज परिवार का यंग मास्टर होने की वजह से बहुत ज्यादा घमंड था। यंग मास्टर होने का मतलब था मुखिया की मृत्यु होने के बाद समर परिवार का अगला मुखिया बनेगा।
कनिका समर के बिल्कुल विपरीत थी, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वह रुद्र को गुलाम की तरह बिल्कुल भी नहीं देखती थी, वह उसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझती थी। जब दूसरे बच्चे रुद्र को नीचा दिखाते थे और उसे परेशान किया करते थे तब कनिका उनसे रुद्र को बचाया करती थी। कनिका रुद्र को बहुत अच्छे से जानती थी, रुद्र के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी थी और वह कुछ लोगों को छोड़कर सभी से बात करने में बहुत ज्यादा घबराता था। शायद यही वजह थी कि रुद्र को सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। पर आज कनिका के सामने एक अलग रुद्र खड़ा था जिसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया था। रुद्र किसी के साथ बदतमीजी से बात करना तो दूर, वह किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता था, पर आज वह नजरे से नजरें मिलाकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद कनिका ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम समर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं उन लुटेरे को रोकने की कोशिश करती हूँ। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे भाई को लेकर कहीं पर नहीं जाने वाला हूं, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन लुटेरे को रोकने में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें मारने के बाद वे लुटेरे हमें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और फिर हमें भी मार देंगे। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, ये मैं कहां पर फंस गया, अगर मैं इन दोनों को नहीं बचाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को बचाना होगा। असल में जब रुद्र ने कनिका को उन लुटेरे के साथ देखा था और वह जानता था कि कनिका मुसीबत में है तो उसने वहां से भाग जाने की सोची थी, क्योंकि रुद्र भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वह उन लुटेरे का सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही रुद्र कनिका से थोड़ा दूर गया था उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा था और जब रुद्र वापस कनिका के पास गया उसका दिल का दर्द ठीक हो गया। कुछ देर तक इसी बारे में पता लगाने के बाद रुद्र को पता चला कि ये सब इस शरीर की वजह से हो रहा है। दूसरा रुद्र कनिका को बचाना चाहता था और उसका इरादा भी बहुत ज्यादा पक्का था, जिस वजह से जब रुद्र कनिका और समर से दूर जा रहा था तो उसका दिल दर्द कर रहा था। थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचने के बाद रुद्र समझ गया कि अगर उसे अपने दिल के दर्द से बचना है तो उसे कनिका और समर को बचाना होगा। अपनी सोच से बाहर आने के बाद रुद्र ने अपने हाथ को आगे करते हुए कनिका से कहा, जबकि वे लुटेरे तुमसे उन स्पिरिचुअल स्टोन को नहीं ले पाए, तुम उन स्पिरिचुअल स्टोन को मुझे दे दो, इन्हीं की मदद से मैं उन लुटेरों को हरा सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर कनिका हैरान हो जाती है। कनिका ने हैरानी में रुद्र से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अगर तुम हमारे प्रोटेक्टर के साथ मिलकर भी उन्हें हराने की कोशिश करोगे तुम फिर भी उन्हें नहीं हरा पाओगे। कनिका की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कहा, तुम्हें लगता है मैं उन लुटेरों को नहीं हरा पाऊंगा, पर वे लुटेरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे उन स्पिरिचुअल स्टोन को दे दो या फिर उन लुटेरों का इंतजार करो। रुद्र की बात सुनकर कनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रुद्र को स्पिरिचुअल स्टोन देने चाहिए या फिर नहीं। स्पिरिचुअल स्टोन देखने में छोटे छोटे पत्थर की तरह दिखाई देते हैं जिनके अंदर एनर्जी भरी होती है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल पैसों की तरह होता है जिसकी मदद से कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल सामान खरीदने में ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान और किसी मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी हो सकता है। रुद्र को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर कनिका ना चाहते हुए भी अपने हाथ की स्पेस रिंग रुद्र को दे देती है। उस अंगूठी को देने के बाद कनिका ने रुद्र से कहा, इस अंगूठी के अंदर मेरे परिवार का सारा खजाना है, इसे लेकर कहीं पर भाग मत जाना। स्पेस रिंग अंगूठी की तरह दिखाई देती है जिसके अंदर सामान स्टोर किया जाता है। स्पेस रिंग भी बहुत प्रकार की होती है, जितनी ज्यादा अच्छी स्पेस रिंग होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा सामान रखा जा सकता है। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने जंगल के अंदर जाते हुए कनिका से कहा, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं कुछ जाल बिछाकर आता हूँ। समर को रुद्र का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जहां पहले रुद्र समर से नजरें भी मिलाने की गलती नहीं करता था, वही आज रुद्र ने उसके ऊपर हाथ उठाया। समर ने रुद्र को देखते हुए कनिका से कहा, हमारा गुलाम कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कनिका समर की बात को समझ सकती थी और वह ये भी समझती थी कि समर अभी बच्चा है, इसे अभी लोगों को परखना नहीं आता है। कनिका ने समर को समझाते हुए कहा, ये जैसा भी है पर ये उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो दूर से देखते रहते हैं और कुछ करते भी नहीं है। भले ही रुद्र का व्यवहार सही नहीं है पर वह हमारी मदद कर रहा है। समर को समझाने के बाद कनिका रुद्र को देखने लगती है जो अभी जंगल के अंदर जा रहा था। कनिका ने रुद्र को देखते हुए कहा, ये वह रुद्र बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं जानती थी। क्या रुद्र बदल गया? अब आगे क्या होगा? रुद्र कनिका और समर को उन लुटेरों से कैसे बचाएगा? अगर रुद्र कनिका और समर को नहीं बचा पाया तो क्या वो अपने शराब की वजह से मर जाएगा? अगर कनिका को रुद्र की असलियत पता चल गई कि रुद्र के शरीर में आदित्य की आत्मा है और रुद्र पहले ही मर चुका है तो कनिका क्या करेगी? इस बारे में चैप्टर 3 इल्यूजन फॉर्मेशन।
कनिका की नजर रुद्र पर थी और वह रुद्र को बड़े ध्यान से देख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्र एक पेड़ के पास रुक जाता है और स्पेस रिंग के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर उन्हें गोलाकार रूप में जमीन पर रख देता है और फिर एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही रुद्र का मंत्र खत्म होता है वे सभी स्पिरिचुअल स्टोन उस जगह से गायब हो जाते हैं। उन स्पिरिचुअल स्टोन को अपनी जगह से गायब होते हुए देखकर कनिका को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि रुद्र उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना रहा है। रुद्र को फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर कनिका बहुत ज्यादा हैरान थी। कनिका ने अपनी आंख को मलते हुए अपने आप से कहा, क्या ये सच में एक फॉर्मेशन बना रहा है? पर यह कैसे हो सकता है? फॉर्मेशन के आगे तो मार्शल आर्ट की तकनीक भी बेकार है और एक गुलाम के पास फॉर्मेशन बनाने की तकनीक कहां से आए? कनिका अभी भी रुद्र को देख रही थी जहां रुद्र जगह जगह स्पिरिचुअल स्टोन गिरकर मंत्र पढ़ रहा था। सारी फॉर्मेशन बिछाने के बाद रुद्र 2 बार से कनिका के पास आ जाता है। कनिका बोली, रुद्रा क्या तुमको फॉर्मेशन बनानी भी आती है और तुमने फॉर्मेशन बनाना कहां से सीखा और क्या तुम उन लुटेरों को इन्हीं फॉर्मेशन की मदद से हराना चाहते हो? कनिका के इतने सारे सवाल सुनकर रुद्र ने कनिका को शांत करते हुए कहा, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे पास तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए आगे कहा, बस अब हमें उन सभी के मरने का इंतजार करना है। इधर उन सभी लुटेरों ने अंगद को मारा नहीं था बल्कि उसे बंदी बना लिया था। अंगद अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वह अपने हाथ की राशियों को नहीं खोल पा रहा था। अंगद ने गुस्से में उन सभी लुटेरों से कहा, तुम लोग मुझे मार डालो, वरना अगर मैं गलती से भी आजाद हो गया तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अंगद की बात सुनकर उन सभी लुटेरों के लीडर जिसका नाम लुक्का था उसने शांति और सर्द भरी आवाज में अंगद से कहा, तुझे मारने के लिए मेरा एक साथी ही काफी है पर मैं तुझे अभी नहीं मारने वाला हूं। मैंने सुना है वर्मा परिवार की मिस बहुत ज्यादा दयालु है, मैं तेरा इस्तेमाल करके उससे वह पुश्तैनी मार्शल आर्ट हासिल करने वाला हूं। इससे पहले लुक्का आगे कुछ कह पाता तभी एक लुटेरे ने चिल्लाते हुए लुक्का से कहा, मास्टर सामने देखो, पेड़ के पास कोई बैठा हुआ है। अपने साथी की बात सुनकर लुक्का सामने की तरफ देखता है। उसे अपने सामने पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। जब लुक्का उस लड़के को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही है जो उनकी नाक के नीचे से वर्मा परिवार की मिस को लेकर गया था। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। जैसे ही रुद्र की नजर सबसे सामने खड़े लुटेरे पर जाती है वह उसे देखते ही समझ जाता है कि ये उन सभी लुटेरे का लीडर है। रुद्र ने लुक्का को देखते हुए कहा, तूने तो इस जगह पर आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर लुक्का अपने चेहरे से काला कपड़ा उतारते हुए बोला, लड़के तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है जो तू यहाँ पर मरने के लिए आ गया, पर अब मैं तुझे यहाँ से कहीं भागने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद लुक्का ने तुरंत अपने एक साथी से कहा, इस चूजे को मार डालो। लुक्का की बात सुनकर एक लुटेरा तेजी से रुद्र की तरफ जाने लगता है। उस लुटेरे के हाथ में एक तलवार थी और वह पलक झपकते ही रुद्र के पास पहुंच जाता है। इस दौरान रुद्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट बेकरार थी। वह लुटेरा अपनी तलवार से रुद्र का गला काटने ही वाला था तभी रुद्र बोला, मैंने वर्मा परिवार की कनिका और उसके भाई को बंदी बना लिया है। जैसे ही लुक्का के कानों में ये शब्द पड़ते हैं वह तेजी से अपने साथी को रुकने के लिए कहता है और लुक्का का साथी भी लुक्का की बात सुनकर रुद्र से 2 कदम पीछे हट जाता है। लुक्का ने रुद्र से कहा, क्या ये बात सच है? तूने मिस कनिका और उसके भाई को बंदी बना लिया है? जिस पर रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, मुझे तेरे साथ एक डील करनी है। कैसी डील? तू मेरे साथ किस तरह की डील करना चाहता है? लुक्का रुद्र के पास आते हुए बोला। लुक्का की बात सुनकर रुद्र ने सर्द भरी आवाज में लुक्का से कहा, मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है। तुझे तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक गुलाम हूँ और मैं पूरी जिंदगी एक गुलाम बनकर नहीं काटना चाहता हूँ। मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है और अकेले तो मैं परिवार का मुखिया बनने से गया, पर मैं तेरी मदद से परिवार का मुखिया बन सकता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे कनिका और समर के पास लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। रुद्र की बात सुनकर लुक्का सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद लुक्का ने रुद्र से कहा, ठीक है, मैं तेरी डील मानने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर मैं फिर भी तेरे साथ चलूंगा। तू हम सभी से आगे चलेगा और हम सभी तेरे पीछे आएंगे। लुक्का की बात सुनकर रुद्र उन सभी को जंगल के ओर अंदर लेकर जाने लगता है। अंगद, जिसको उन सभी लुटेरा ने बंदी बना रखा था, उसने रुद्र को कोसते हुए कहा, वर्मा परिवार जिसने तुझे रहने के लिए आसरा दिया और कमजोर होने के बावजूद भी तुझे अपने परिवार के अंदर रखा, आज तू उसी परिवार को धोखा दे रहा है।
अंगद की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी रुद्र शांत था और वह उन सभी को जंगल के अंदर लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद रुद्र रुक जाता है, जिसे देखकर लुक्का ने कहा, तू यहाँ पर क्यों रुक गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। लुक्का की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कहा, यहाँ पर मैं तेरे साथ कोई सौदा करने के लिए नहीं बल्कि तुझे मारने के लिए आया हूँ। रुद्र की बात सुनकर लुक्का को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये सब रुद्र की चाल है। लुक्का तेजी से रुद्र की ओर अपना मुक्का मारने के लिए जाने लगता है और जैसे ही लुक्का रुद्र के पास पहुंचता है, रुद्र अचानक से गायब हो जाता है। रुद्र को अपनी जगह पर ना देखकर लुक्का को कुछ समझ में नहीं आता और वह पागलों की तरह रुद्र को अपने आसपास देखने लगता है। इससे पहले लुक्का कुछ समझ पाता, उसके आसपास धुंध आने लगती है। धुंध को अपने पास आते हुए देखकर लुक्का पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहता है, सभी आसपास रहना। पर जैसे ही वह पीछे देखता है, उसे अपना एक भी साथी नहीं दिखाई देता। इस वक्त लुक्का को धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और वह धुंध की वजह से ज्यादा दूर भी नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद लुक्का ने अपने आप से कहा, यहाँ पर एक इल्यूजन फॉर्मेशन है, पर उस गुलाम के पास एक फॉर्मेशन कैसे आए? इधर लुक्का और उसके साथियों से दूर कनिका एक फॉर्मेशन के बीच में बैठी हुई थी और उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी। कनिका के चारों तरफ सुनहरे रंग के मंत्र घूम रहे थे और कनिका अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। जहां समर, रुद्र और अंगद कनिका को देख रहे थे, तभी कनिका अपनी आंख खोलती है और रुद्र से कहती है, मैंने उन सभी लुटेरों को अलग कर दिया और मैं अंगद को भी हमारे पास लेकर आ गई। अब तुम क्या करने वाले हो? कनिका की बात सुनकर रुद्रा कनिका के पीछे बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर कनिका शर्माने लगती है और उसके दोनों गाल शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं। कनिका ने धीरे से रुद्र को कहा, रुद्र ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर रुद्र कनिका को आश्वासन देते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र कनिका के हाथ को फॉर्मेशन पर रख देता है और अपनी एनर्जी की मदद से उस फॉर्मेशन के अंदर मंत्र लिखने लगता है। जैसे ही रुद्र का मंत्र पूरा होता है, धुंध के अंदर से 6 तीर बाहर निकलते हैं। वे सभी तीर काले रंग की एनर्जी से कवर थे और वे सभी तीर तेजी से उन लुटेरों की तरफ जा रहे थे। लुक्का ने उनमें से एक तीर अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, इसलिए वह अपनी तलवार से उस तीर को काटने की कोशिश करता है, पर वह तीर उस तलवार से आर पार होकर लुक्का के शरीर में चला जाता है। जैसे ही वह तीर लुक्का के शरीर में जाता है, लुक्का तड़पने लगता है। इस वक्त लुक्का को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लुक्का को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ रही हो। इस वक्त लुक्का ही दर्द में नहीं था, बल्कि लुक्का के सभी साथी भी दर्द में कराह रहे थे। उन सभी लुटेरों को इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, वे अपनी मौत की भीख मांग रहे थे। लुक्का ने कांपती हुई आवाज में गुस्से से कहा, आखिरकार तू क्या चीज है और तू मुझे कैसे मार सकता है? तभी धुंध के अंदर से रुद्र ने आते हुए कहा, इस बारे में जाकर नरक के देवता से पूछना, सम्राट आदित्य कौन है? इतना कहने के बाद रुद्र अपने नीचे 4 स्पिरिचुअल स्टोन गिरता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर रुद्र की फॉर्मेशन भी पूरी हो जाती है। रुद्र फॉर्मेशन के बीच में जाकर एक मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पूरा होने के बाद रुद्र ने लुक्का से कहा, ये तीर कोई मामूली तीर नहीं है, इन तीर की मदद से मैं किसी की भी आत्मा और एनर्जी को चुरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र अपने हाथ को ऊपर करता है। रुद्र के हाथ ऊपर करते ही लुक्का के अंदर से वह तीर बाहर निकलता हुआ रुद्र के शरीर में चला जाता है और लुक्का उसी वक्त मारा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सभी लुटेरे भी मारे जाते हैं और उनके अंदर से तीर निकलकर रुद्र के शरीर में चले जाते हैं। उन तीरों को अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखकर रुद्र की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं 7वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 8वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 9वें स्तर पर पहुंच गया। रुद्र उन लुटेरा की एनर्जी चुराकर 9वें स्तर पर पहुंच गया था। जहां पहले रुद्र के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वहीं अब रुद्र ने अपने आप को 9वें स्तर पर पहुंच लिया था। रुद्र ने लुक्का की लाश को देखते हुए अपने आप से कहा, बस इसी तरह के 3-4 बेवकूफ और मिल जाए, मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद रुद्र आगे की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे मेरे दिल के अंदर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा और मेरी एनर्जी भी मेरे शरीर के अंदर सुचारू रूप से बह रही है। बस अब मुझे एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकूं। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से कनिका की आवाज आए, अरे रुद्र, तुम किधर चले गए थे? अब आगे क्या होगा? रुद्र कनिका को कैसे समझ पाएगा कि उसके पास ये अनोखी शक्तियां कहां से आए और उसे फॉर्मेशन बनानी कैसे आती है? और क्या अब कनिका से दूर जाने के बाद रुद्र के दिल में दर्द होगा? च4 नकली क्रिस्टल। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से कनिका की आवाज आए, अरे रुद्र, तुम किधर चले गए थे?
कनिका की आवाज सुनकर रुद्र पीछे देखता है, जहां कनिका के साथ साथ समर और अंगद भी आ रहे थे। रुद्र ने कनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं उन लुटेरों को देखने के लिए गया था, कहीं उनमें से कोई लुटेरा बच तो नहीं गया, और अच्छी बात यह है उनमें से एक भी लुटेरा जिंदा नहीं है। अभी रुद्र ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसके सामने अंगद आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे घूरने लगता है। रुद्र भी अचानक से अंगद को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी अंगद अपने घुटनों के बल बैठकर रुद्र से माफी मांगने लगता है। रुद्र, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम हमारी मदद कर रहे हो और मैं बेवकूफ तुम्हें पूरे रास्ते कोसता रहा। रुद्र अंगद को माफी मांगते हुए देखकर हैरान था, उसे नहीं लगा था कि अंगद उससे इस बात के लिए माफी मांगेगा। रुद्र अंगद को खड़ा करता है और उससे कहता है, तुम पूरे परिवार के प्रोटेक्टर हो और मैं एक छोटा सा गुलाम। तुम्हारा ओहदा मुझसे काफी बड़ा है और वैसे भी जाल बिछाने वाला आइडिया मेरा था, पर सब कुछ कनिका जी ने किया है। जैसे ही अंगद ये बात सुनता है वह खुशी के मारे उछलने लगता है। अंगद ने अपने आप से कहा, हमारा परिवार बिल्कुल सही हाथों में है, अब हमारे परिवार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्र कनिका के पास जाता है और उससे कहता है, जबकि सभी लुटेरे मारे गए, अब तुम क्या करोगी? रुद्र के इस सवाल का अंगद ने जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मेरा काम कनिका जी को प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग कनिका जी को लोट सिटी में लेकर जा रहे थे, और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, कनिका जी की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से होने वाली है। अंगद की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ जाता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, कुमार परिवार लोट सिटी का सबसे बड़ा परिवार है, और अगर इसकी शादी कुमार परिवार में हो गई तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, और यह रुद्र भी यही चाहता था कि कनिका खुश रहे। इतना सोचने के बाद रुद्र लोट सिटी जाने के लिए एक्साइटेड होने लगता है, और एक्साइटेड भी क्यों ना हो, जैसे ही कनिका की शादी हो जाएगी उसके दिल में कभी दोबारा से दर्द नहीं होगा। जब आदित्य की आत्मा रुद्र के शरीर में आई थी उस वक्त रुद्र का इरादा कनिका को बचाने का इतना पक्का था। आदित्य जब भी कनिका को मुसीबत में देखता था उसका मन कनिका को बचाने का करता था, और जब वह कनिका को नहीं बचाता था तो उसका दिल बहुत जोरों से दर्द करने लगता था, जिस वजह से आदित्य को उन लुटेरों से कनिका को बचाना पड़ा। भले ही शरीर रुद्र का था और अब वह शरीर आदित्य का हो गया था, पर आदित्य को भी रुद्र के इरादे के आगे झुकना पड़ा था। इधर एक लुटेरा तेजी से जंगलों को पार करता हुआ एक घर के सामने आकर रुकता है। वह घर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, उस लुटेरे के कपड़े बिल्कुल काले थे और ये लुटेरा भी लुक्का के साथी में से एक लग रहा था। वह लुटेरा उस घर के अंदर जाता है और हॉल में जाने के बाद उस लुटेरे को सिंहासन के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उस लड़के की उम्र 19 साल के करीब लग रही थी। वह लुटेरा उस लड़के को देखते ही उसके सामने झुक जाता है, जहां उस लड़के ने उस लुटेरे से कहा, क्या लुक्का ने उनसे वह मार्शल आर्ट ले ली? जिस पर उस लुटेरे ने कहा, नहीं मास्टर, लुक्का और उसके सभी साथी मारे गए और वर्मा परिवार के लोग भी लोट सिटी पहुंचे गए। उस लुटेरे की बात सुनकर भी उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट बेकरार थी। उस लड़के के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो और उन लोगों पर नजर बनाए रखना। उस लड़के की बात सुनकर वह लुटेरा वहां से चला जाता है जहां वह लड़का खड़ा होता है और सिंहासन के पीछे वाले रूम के अंदर जाने लगता है। उस रूम के अंदर 70 वर्षीय एक बूढ़ा आदमी पैरालाइज अवस्था में पड़ा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बूढ़ा आदमी किसी भी वक्त मर सकता है। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद उस लड़के के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। उस लड़के ने हंसते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, बस एक बार मुझे वह मार्शल आर्ट मिल जाए, फिर मैं तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इधर वे चारों लोट सिटी पहुंच गए थे। लोट सिटी में चारों तरफ चहल पहल थी, लोग अपने काम से इधर उधर घूम रहे थे। आज अंगद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वह आज से पहले लोट सिटी नहीं आया था। अंगद ने लोट सिटी की चकाचौंध देखकर रुद्र से कहा, रुद्र तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम भी आज पहली बार किसी सिटी में आए हो? अंगद की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, पिछले जन्म में इस सिटी से कई गुना बड़ा तो मेरा घर था। इतना सोचने के बाद रुद्र ने कनिका से कहा, क्या हम सीधे कुमार परिवार में नहीं जा सकते? जिस पर कनिका ने कहा, नहीं, पहले मैं और समर जाकर बात करेंगे, फिर मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। इस तरह तो तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे? रुद्र ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। रुद्र को गुस्सा होते हुए देखकर अंगद रुद्र को संभालता है और उससे कहता है, देखो रुद्र, उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है और वे लोग राज परिवार से आते हैं, अगर हम सीधे उनके पास जाएंगे तो वे लोग गुस्सा हो जाएंगे। अंगद की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र ने अपने आसपास देखते हुए कहा, चलो फिर ठीक है, तुम एक होटल के अंदर रूम बुक करो, तब तक मैं सिटी घूमकर आता हूँ।
इतना कहने के बाद रुद्र पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी समर ने रुद्र को ठोकते हुए कहा, तू आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है, ये मत भूल तू आज हमारी वजह से लोट सिटी में आया है। एक बार मेरी बहन की शादी होने दे, फिर मैं तुझे अपने जीजा जी के साथ मिलकर बताऊंगा एक गुलाम की क्या औकात होती है। रुद्र जानता था समर अभी बच्चा है, पर वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। रुद्र समर के पास जाता है और उसकी बैक पर लात मारते हुए कहता है, यहाँ पर खड़ा होकर बकवास मत कर, जाकर अपने जीजा से बात कर। रुद्र से दोबारा मार खाने के बाद समर कनिका के पास चला जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। समर को रोते हुए देखकर कनिका ने गुस्से में रुद्र से कहा, रुद्र तुम जानते हो कि तुम एक गुलाम हो, फिर भी तुम समर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने भी तुरंत कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे पहले पंगा लिया था, इसे कह दो कि यह मुझसे दोबारा पंगा ना ले, और अगर तुम्हें मैं इतना ही ज्यादा बुरा लगता हूं तो मुझे आजाद कर दो। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से जाने लगता है जहां अंगद भी रुद्र के पीछे पीछे आ जाता है। अंगद ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र ये तुम क्या कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो। अंगद की बात सुनकर रुद्र ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही रुद्र अपनी बात पूरी करता है तभी उसे अपने सामने बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उस जगह पर 12 से 13 आदमी मौजूद थे जो गोल घेरा बनाकर एक आदमी की बात सुन रहे थे। असल में वह आदमी क्रिस्टल बेच रहा था और एक राज परिवार की लड़की उन क्रिस्टल को नकली बता रही थी। उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास थी और उसके कपड़े देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लड़की राज परिवार से है। उस आदमी ने लड़की की बात सुनकर कहा, देखिए मिस, आपको इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता है, मैंने इन क्रिस्टल को बड़ी मेहनत से हासिल किया है, अगर आपको ये क्रिस्टल नहीं खरीदने तो आप यहाँ से जा सकती है। उस आदमी की बात सुनकर भी वह लड़की बिल्कुल शांति थी। उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता, पर मैंने असली के क्रिस्टल देखे हैं और तुम्हारे क्रिस्टल नकली है। इस बार वह आदमी उस लड़की की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए सभी लोगों से कहा, इन मिस ने एक बार इन क्रिस्टल को देखा है और एक बार देखने से ही इन्हें असली नकली की पहचान हो गई, ये तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने गुस्से में कहा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरा बिजनेस खराब मत कीजिए। इससे पहले वह आदमी आगे कुछ कहता तभी रुद्र ने उस आदमी के पास आते हुए कहा, तुम्हारा क्रिस्टल नकली है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। रुद्र को देखकर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस आदमी ने गुस्से में कहा, अब तू कहां से आ गया, लगता है तुम सभी मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो। रुद्र ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूं। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी ने भी तुरंत कहा, ठीक है मैं तैयार हूं, मैं भी देखता हूं तू मेरे क्रिस्टल को कैसे नकली साबित करता है। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र ने अंगद को एक कटोरे में पानी लेकर आने के लिए कहा और अंगद भी जल्दी ही एक कटोरे में पानी लेकर आ जाता है। रुद्र उस पानी के कटोरे को टेबल पर रख देता है और सभी लोगों से कहता है, इस कटोरे के अंदर साधारण पानी है और इस पानी के अंदर मैं सल्फर के टुकड़े गिर रहा हूँ। उस पानी के अंदर सल्फर के टुकड़े गिरने के बाद रुद्र एक क्रिस्टल को उठाता है और उस क्रिस्टल को पानी के अंदर गिर देता है। जैसे ही वह क्रिस्टल पानी के अंदर जाता है उस पानी का रंग हरा हो गया था। पानी के रंग को बदलता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी रुद्र ने कहा, तुम सभी को इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रिस्टल पहले से ही नकली था। जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल को पानी के अंदर गिरा इस क्रिस्टल के ऊपर से सारा रंग उतर गया। इतना कहने के बाद रुद्र पानी के अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो कि अब साधारण पत्थर में बदल गया था। रुद्र ने पत्थर को दिखाते हुए उस आदमी से कहा, अब तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, ये क्रिस्टल नकली है। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी ने रुद्र के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, ठीक है मैं मानता हूं ये क्रिस्टल नकली है। बस उस आदमी के इतना कहने की ही देर थी, सभी लोग उस आदमी के पास आते हैं और उससे अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। सभी लोगों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उस आदमी ने रुद्र से कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तूने मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र उस आदमी से कुछ नहीं कहता, बस वह उस आदमी को देखता रहता। तभी रुद्र के पास वह लड़की आती है। उस लड़की ने रुद्र से कहा, तुम्हारी नजरें तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि वे क्रिस्टल नकली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये साबित कैसे करूं। रुद्र ने कहा, मेरा सामना पहले भी इस तरह के ठगों से हुआ है, इसलिए मुझे इस तरीके का पता था। रुद्र की बात सुनकर वह लड़की उस जगह से जाने लगती है जहां रुद्र ने उस लड़की को जाते हुए देखकर अपने आप से कहा, ये आंखें, इन आंखों को देखकर मैं बता सकता हूं ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे इस तरह के लोगों को पहचानने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। उस लड़की के जाने के बाद रुद्र अंगद से कहता है, अंगद मुझे तुमसे 15 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए।
रुद्र की बात सुनकर अंगद बहुत ही ज्यादा हैरान था। अंगद ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें 15 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों चाहिए? जिस पर रुद्र ने कहा, मुझे कुछ खरीदना है। रुद्र की बात सुनकर अंगद ना चाहते हुए भी रुद्र को 15 स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। अंगद से स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद रुद्र अंगद को होटल भेज देता है और खुद उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसका उसने बिजनेस खराब किया था। अब आगे क्या होगा? आखिरकार रुद्र उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है? और वह राज परिवार से लड़की कौन थी? क्या कनिका कुमार परिवार में जाने के बाद रुद्र और अंगद को वापस बुलाएगी? चैप्टर 5 दो नमूने। रुद्र उस आदमी का पीछा करते हुए एक गली में चला गया था। जैसे ही रुद्र उस गली के बीच में जाता है वह आदमी बाहर आता है। रुद्र ने उस आदमी को देखते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत देर से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी हैरान था। उस आदमी ने हैरानी में कहा, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? तूने तो मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। जिस पर रुद्र ने कहा, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं। कुछ समय पहले जिस क्रिस्टल को मैंने नकली साबित किया था, मैं तुमसे उस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदना चाहता हूं। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उस आदमी ने कहा, तू मुझसे इस नकली क्रिस्टल को क्यों खरीदना चाहता है? ये क्रिस्टल तो एक स्पिरिचुअल स्टोन का भी नहीं। हाँ, ये बात तुमने सही कही, पर क्या पता मैं तुमसे इस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीद कर किसी और को 100 स्पिरिचुअल स्टोन में बेच दूं। रुद्र ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब तू भी बिजनेस करना जानता है, पर एक दिक्कत है, तेरी वजह से मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया। वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी ने मुझे वापस क्रिस्टल देकर मुझसे स्पिरिचुअल स्टोन ले लिए और अलग से मुझे मारा भी। मैं तुझे इस क्रिस्टल को 10 स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं दे सकता। उस आदमी ने गुस्से में कहा। अब रुद्र को भी उस आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर उसने फिर भी उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम्हें इस क्रिस्टल के बदले कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? मैं इस क्रिस्टल को स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं बल्कि तुम्हारी जान के बदले दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह आदमी जोर से चिल्लाता है, चलो सभी लोग बाहर आ जाओ। उस आदमी की आवाज सुनकर गली के अंदर 5 आदमी और आ जाते हैं। वे सभी आदमी देखने में गुंडे लग रहे थे और उन सभी के हाथ में तलवार भी थी। गली के अंदर आते ही वे सभी आदमी रुद्र को घेर लेते हैं। उन सभी आदमी को देखने के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था और वह बेफिक्र होकर उन सभी के बीच में खड़ा था। रुद्र ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता था, पर लगता है तुम मेरे साथ सौदा नहीं करना चाहते। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तेरे साथ कोई सौदा नहीं करना, तेरी वजह से आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इससे पहले वह आदमी आगे कुछ कर पाता तभी रुद्र 5 स्पिरिचुअल स्टोन को जमीन पर गिरा देता है और उनसे एक फॉर्मेशन बनाने में रुद्र को कुछ ही सेकंड लगते हैं। फॉर्मेशन बनाने के बाद रुद्र अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। रुद्र के इतना कहते ही उस फॉर्मेशन के अंदर से काले रंग की तलवारें निकलने लगती है और वे सभी तलवारें कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी आदमी के शरीर में चली जाती है। अब कोई भी आदमी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, सभी आदमी अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। रुद्र उस दुकानदार के पास जाता है और उससे वह क्रिस्टल ले लेता है। रुद्र ने उस दुकानदार से कहा, मैंने तुझे एक मौका दिया था पर तूने वह मौका गंवा दिया। इतना कहने के बाद रुद्र पहले की तरह उन सभी के अंदर से उनकी आत्मा को चुरा लेता है और वे सभी आदमी उसी वक्त मारे जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ था, किसी को भी कुछ समझने का वक्त नहीं मिला था। वह आदमी रुद्र को मारने ही वाला था, पर तभी रुद्र के नीचे से कुछ तलवारें बाहर निकलती है और वे तलवारें सभी आदमियों को मार देती है। रुद्र को उन सभी की आत्मा ऑब्जर्व करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वे सभी आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है। उन सभी आदमी को मारने के बाद रुद्र अंगद के पास चला गया था। अंगद उसी होटल में था जिस होटल में रुद्र ने अंगद को रूम बुक करने के लिए कहा था। रुद्र अंगद के पास जाता है और उससे कहता है, मैं इस कमरे के अंदर जा रहा हूं और जब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं आ जाता तुम्हें किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने देना। अंगद समझ गया था रुद्र को कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए वह रुद्र से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने दूंगा। अंगद की बात सुनकर रुद्र कमरे के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। वह क्रिस्टल मुट्ठी के बराबर था और उसका रंग लाल था। रुद्र उस क्रिस्टल की एनर्जी को महसूस करता है और अपने आप से कहता है, हाँ ये वही है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये वही है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर ना ही खुशी थी और ना ही वह परेशान लग रहा था। रुद्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। उस क्रिस्टल की एनर्जी महसूस करने के बाद रुद्र पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे कि उसे सोने की खदान मिल गई हो। रुद्र ने अपने आप से कहा, ये तो प्योर मॉन्स्टर वर्ल्ड क्रिस्टल है, मुझे नहीं लगा था मुझे इस जगह पर मिल जाएगा।
ये क्रिस्टल हजारों मॉन्स्टर के खून से बनता है और इसे बनने में भी हजारों साल लगते हैं। इस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में प्राचीन बुक के अंदर पढ़ा था, इस क्रिस्टल की मदद से हम इवल सोल बना सकते हैं। रुद्र को बहुत अच्छे से पता था अगर उसने एक बार इस क्रिस्टल की मदद से इवल सोल को बना लिया तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इविल सोल की मदद से रुद्र किसी को भी मरवा सकता था और उसकी पिछली जिंदगी में इविल सोल के आगे तो 7 सम्राट भी कुछ नहीं थे। रुद्र अपने हाथ को आगे करता है और चाकू की मदद से अपने हाथ को काट लेता है। रुद्र ने अपने हाथ से निकलते हुए खून को उस क्रिस्टल के ऊपर गिरते हुए कहा, मुझे इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर अपना खून गिराना होगा। प्राचीन बुक के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट छुपे हुए थे और उन सीक्रेट में से एक इविल सोल को बनाने का भी था। मुझे उस बुक के हिसाब से तब तक इस क्रिस्टल पर अपना खून गिराना है जब तक मुझे इविल सोल की धड़कनें नहीं सुनाई देती। रुद्र उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता हुआ बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर तक उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरने के बाद भी उस क्रिस्टल में कोई हलचल नहीं थी। रुद्र ने अपना अधिकतर खून उस क्रिस्टल के ऊपर गिर दिया था और अब रुद्र को चक्कर भी आ रहे थे, पर रुद्र ने अभी भी उस क्रिस्टल के ऊपर खून गिरना बंद नहीं किया था। रुद्र ने कहा, जब तक ये क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं हो जाता मैं इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरना बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो पाया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी करके इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना होगा। रुद्र अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर सकता था और उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। अब रुद्र किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह अभी भी इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता रहा तो वह मर भी सकता था और अगर उसने इस क्रिस्टल के ऊपर खून गिराना बंद कर दिया तो उसे ऐसा दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे रुकना होगा वरना मैं मर जाऊंगा और अगर मैं मर गया तो फिर ये क्रिस्टल मेरे किस काम आएगा। इतना सोचकर रुद्र रुकने ही वाला था तभी उसे उन 7 सम्राट की याद आती है जो उसे मारने के लिए अपनी लाखों की फौज लेकर आए थे। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट और लाखों मार्शल आर्टिस्ट की फौज देखकर भी रुद्र बिल्कुल नहीं डरा था, पर उसके स्टूडेंट ने उसे धोखे से मार दिया जिस वजह से आज रुद्र इस जगह पर था। उस बारे में सोचकर रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और साथ में उसके हाथ से भी लगातार खून बह रहा था। रुद्र ने अपने हाथ पर एक और कट मारते हुए कहा, वे लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं पर मैं आज भी जिंदा हूं। मुझे कुछ भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। उस क्रिस्टल के ऊपर लगातार खून गिराने की वजह से आखिरकार वह क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया था। वह क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलता है और रुद्र के शरीर में चला जाता है। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी पर अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह सही से खड़ा हो पाए। रुद्र लड़खड़ाता हुआ बेड पर जाने की कोशिश करता है पर वह उससे पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद रुद्र की आंख खुलती है और वह खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी रुद्र को अपने अंदर कुछ महसूस होता है। रुद्र ने हंसते हुए अपने आप से कहा, मैं महसूस कर सकता हूं मैं उस क्रिस्टल से इविल सोल बनाने में कामयाब हो गया। रुद्र के चेहरे पर खुशी अलग ही देखी जा सकती थी। इस वक्त रुद्र बहुत ज्यादा खुश था। रुद्र ने कमरे से बाहर जाते हुए अपने आप से कहा, जबकि मैंने इविल सोल को बना लिया अब मुझे पता है मेरे लिए कौन सी मार्शल आर्ट बेहतर है। जैसे ही रुद्र कमरे से बाहर जाता है उसे अंगद दिखाई देता है जो अभी तक उसके कमरे के बाहर खड़ा था। अंगद ने रुद्र को देखकर खुश होते हुए कहा, तो आखिरकार तुम पूरे 5 दिन बाद बाहर आ ही गए। अंगद की बात सुनकर रुद्र हैरान था। उसे नहीं लगा था कि वह पूरे 5 दिनों से बेहोश था। इससे पहले रुद्र अंगद से कुछ कहता तभी अंगद ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत पहले ही कुमार परिवार से हमें लेने के लिए लोग आ गए थे पर तुम उस वक्त कमरे से बाहर नहीं आए थे। चलो अब चलते हैं, मिस कनिका हमारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद अंगद वहां से जाने लगता है जहां रुद्र ने अंगद से कहा, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिनों से कमरे के अंदर क्या कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर अंगद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वह तुम्हारा पर्सनल काम था और मैं जानता हूं जब वक्त आएगा तुम मुझे अपने आप बता दोगे। अंगद की बात सुनकर रुद्र को बहुत अच्छा महसूस होता है। आज से पहले वह कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जो उसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करता हो। कुछ समय बाद अंगद और रुद्र कुमार परिवार के मेंशन पहुंच जाते हैं। कुमार परिवार का घर देखने में बाहर से बहुत ज्यादा आलीशान था और आलीशान भी क्यों न हो, कुमार परिवार लोट सिटी के बड़े परिवारों में से एक था। जैसे ही अंगद और रुद्र अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी 2 सिपाही उन दोनों को अंदर जाने से रोक लेते हैं। उन दोनों सिपाही में से एक ने कहा, अरे तुम दोनों भिखारी कहाँ अंदर जा रहे हो, ये कुमार परिवार का घर है, कोई गरीब खाना नहीं। उस सिपाही की बात सुनकर अंगद ने उन दोनों को ग्रेड करते हुए कहा, मैं वर्मा परिवार का प्रोटेक्टर हूं और ये वर्मा परिवार का सलाहकार है।
अंगद की बात सुनकर रुद्र हैरान हो जाता है। रुद्र ने अंगद को देखते हुए कहा, पहले तो ये लोग मुझे गुलाम गुलाम करते थे और अब सलाहकार बना दिया। तभी अंगद ने रुद्र के कान में धीरे से कहा, 5 दिनों पहले मिस कनिका ने तुमको हमारे परिवार का सलाहकार बताया था। चलो अब खुश भी हो जाओ, तुम्हारी तो तरक्की हो गई। अंगद की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं अपने पिछले जन्म में सम्राट था और यहाँ पर इन्होंने मुझे अपने परिवार का सलाहकार बना रखा है। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी वे दोनों सिपाही हंसने लगते हैं। लो, वर्मा परिवार से 2 और नमूने आ गए, चलो चलो तुम भी अंदर जा सकते हो। उनमें से एक सिपाही ने कहा। अब आगे क्या होगा? आखिरकार वे दोनों सिपाही रुद्र और अंगद से इस तरह बात क्यों कर रहे थे? क्या कनिका की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से हो गई?